welcome back to eVidyarthi. I am Akansha, your science teacher, and today we are going to study class 7 book Curiosity का chapter number 9. तो भाई अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टफ चेस, तो ऐसे ही कई बच्चों को लगता है बहुत टफ लाइफ प्रोसेस, लेकिन अब मैं आपको आई हूँ यहाँ पर आपके लिए इसी चैप्टर को ईजी यानी मक्खन बनाने। अब से आपको ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो। सो ऑलरेडी हम हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो फटाफट से जाइए, पहले उन 2 वीडियोस को देखिए, फिर ये है थर्ड पार्ट। आगे का तभी समझ आएगा जब पहले का क्लियर कर लोगे। तो डाइजेशन हम पढ़ चुके, तो इसका हम क्या करेंगे, एक क्विक रिकैप कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से। तो चलिए आइए मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सो हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस में क्या देखा कि जो हमारी बॉडी होती है उसको एज अ फ्यूल कुछ चाहिए होता है एनर्जी के लिए, और वो होता है फूड। फूड से मिलता है हमें न्यूट्रिशन। तो फूड हम कॉम्प्लेक्स तरीके से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब हम खाते हैं, और हमें उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो कैसे होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट? हमारे बॉडी में इस तरीके के ऑर्गन स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव जूसेस हमें दिए गए हैं जो खुद ब खुद ये रोल प्ले करते हैं और डाइजेशन को ईजी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने फूड पार्टिकल को खाया, हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि भाई वो यहीं पर टूटने लगता है। कार्बोहाइड्रेट, सलाइवा जो होता है उसमें अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। उसके बाद हमारे फूड पाइप से होता हुआ खाना कहाँ जाता है? स्टमक में, जो कि एक बैग की तरह बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। अब वहाँ पर प्रोटीन भी ब्रेक डाउन हो जाता है अमाइनो एसिड में, और अब हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस के साथ साथ HCl होता है जो फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिड की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो भी बैक्टीरिया उसमें हार्मफुल होंगे, जो भी, वो सब क्या होंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे HCl से। अब क्योंकि हमारा जो स्टमक है, पेट, उसकी लाइनिंग जल ना जाए, तो उसमें म्यूकस की एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है उस लाइनिंग को। अब खाना आगे सिरक जाता है, आगे पुश होता है, किस तरफ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो लाइनिंग नहीं है ऐसी कोई म्यूकस की, तो वो तो जल जाएगी। इसीलिए अब फूड को एल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रलाइज होने की जरूरत होती है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो आपके पास, हमारे पास, सबके पास लिवर होता है, उसमें बाइल जूस और सॉल्ट होते हैं, वो रिलीज होते हैं और जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस देता है। अब बाकी की बची कुची डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और उसके बाद हो जाती है एब्जॉर्प्शन थ्रू विद द हेल्प ऑफ विलाई। ठीक है, विलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और यूज हो जाता है। अब जो बचा हुआ वेस्ट हमारे पास है, वो जो फूड है वो आगे जाएगा किधर? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बची कुची एब्जॉर्प्शन कौन सी हो जाएगी? बाकी सारी तो हो चुकी है पहले ही, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कन्वर्ट हो चुका है, टूट चुका है, एब्जॉर्ब भी हो चुका है। अब बचा हुआ जो पानी अगर रह गया है या सॉल्ट्स रह गए हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद पूरा वो वेस्ट पार्टिकल ही अब बचा है सेमी सॉलिड फॉर्म में, जो जाएगा रेक्टम में स्टोर होने। अब जब भी हमारी बॉडी उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करना चाहती है, तो NS के थ्रू खाना, यानी कि वो जो वेस्ट है वो बाहर रिमूव हो जाएगा। अब एक और खास बात हमने पढ़ी थी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होती है हमारे इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि 6 मीटर लॉन्ग वो होती है, जो कि आपके क्लासरूम की लेंथ से भी डबल हो सकता है। साथ ही जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ब्रॉड, वाइडर होती है, लेकिन 1.5 मीटर की ही होती है। तो चलिए रिविजन पूरा हो गया है ह्यूमन डाइजेशन का। अब इसके साथ अगर हम बात करें एनिमल में, हमने पढ़ा था कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके बारे में, कि जो गाय भैंस होती हैं वो क्या करते हैं, उनका जो खाना है वो निगल लेती हैं, फिर वो वापस आता है ऊपर और फिर वो उसको चबाते रहते हैं। 8-8 घंटे गाय निकाल देती है उसको चबाने में, और फिर वापस। ऐसे ही बर्ड्स का अलग होता है। ठीक है, तो सबके पास अलग अलग तरीके की चीज़ें दी हुई हैं इस जगह पर, अलग अलग तरीके का सबका डाइजेशन है अकॉर्डिंग टू उनके इन्वायरमेंट और खाने पीने के हिसाब से उन्हें मिला हुआ है। समझ आ गया? अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है? अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी का एयर सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो भैया हम जो ब्रीथ करते हैं एयर थ्रू आवर नोज, फिर टाइनी हेयर्स, ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले ही ऑलरेडी हमने रिविजन रिकैप में काफ़ी टाइम लगा दिया है, तो यहाँ देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर कैरिड थ्रू आउट द बॉडी। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं
डाइजेस्टेड फूड में से जो मिले हैं हमें, वो कैरी होते पूरी हमारी बॉडी में, मतलब कैरी होके फॉरवर्ड जहां जहां इधर जो जो चाहिए उधर पहुंच जाता है। अब सम सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर वाइल अदर, अब कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, रिपेयर में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की, वाइल अदर लाइक शुगर आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, और कुछ जो है जैसे कि सिंपल शुगर वो क्या करती है, उसका क्या रोल है, वो ब्रोकन डाउन होती है और ज्यादा कि वो एनर्जी रिलीज कर सके जो हमें यूज करनी है अपनी बॉडी में। सो इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ ये बताया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। सो इट इज द प्रोसेस, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल्स। अच्छा ये क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ क्या सवाल है कि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, क्या वो सेम है हर एनिमल में। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो चलिए ये भी हम ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे वर्क करता है। सो ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, यू नो दैट वी ब्रीथ इन, ठीक है, हमें सबको पता है कि हम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, यानी हम इनहेल करते हैं, ठीक है, हम एयर को अंदर ब्रीथ इन कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऐसे, और फिर एक्सहेल करेंगे ऐसे, ठीक है। सो हम एयर को कॉन्टिन्यूसली अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये चलता रहता है, किस लिए, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। तो हमें पता है हमने अभी ऑक्सीजन रिच एयर ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर रिलीज करी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी, अब बताना ये है, सवाल ये है कि कैसे ये जो ऑक्सीजन है ये यूज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्या काम क्या है इसका। अब आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट, और सवाल एक और है, ये तो फिर ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम चीज नहीं है क्या, इनमें कोई फर्क है। तो भैया फर्क है, क्या फर्क है ये अभी आपको पता चलेगा चैप्टर पढ़ते पढ़ते। सो द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब है, मैंने ऐसे एयर ली और ऐसे छोड़ी तो मैं अब ब्रीदिंग कर रही हूँ, सिंपल। मैंने अगर इस तरीके से डेफिनेशन देनी है तो ये है ब्रीदिंग, समझ आया। रेस्पिरेशन भी अभी समझ आएगा क्या डिफरेंस क्या है, इस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव विदाउट फूड, अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि बिना खाने के हम एक हफ्ता भी जी लें। विदाउट वाटर हम एक दिन भी या 2 दिन भी बड़ी मुश्किलों जी सकते हैं, बट बिना ब्रीदिंग के यूजुअली हम मोर देन अ फ्यू मिनट ही जी पाएंगे, कुछ ही मिनट में हम टैं बोल जाएंगे, मर जाएंगे। तो भैया यहाँ कुछ मिनट तक भी हमारा काम चलने नहीं वाला अगर ब्रीदिंग नहीं होगी। वाई इज दैट, ऐसा क्यों है। ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ, हम सब जिंदा हैं क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। नॉट जस्ट ह्यूमन, ये जो फंडा है ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, ये प्लांट्स में भी है, बाकी के एनिमल्स में भी है, यानी कि सारे ही जीव जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, उनके लिए ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ करते कैसे हैं, सवाल आता है ये कि हम ब्रीथ करते कैसे हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अब ई विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है, क्या आपके लिए लेकर आया फ्री डाउनलोड। तो फटाफट से जाना है वीडियो देखने के बाद, अब कर लेना है जो चाहिए वो डाउनलोड। अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहते हैं, बने बनाए नोट्स ढूंढ रहे हैं, समरी किसी चैप्टर की देखनी है, वीडियोस देखनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में बुक चाहिए, सब मिल जाएगा ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है, अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज करना है और जो चाहिए वो डाल देंगे, मिल जाएगा, कर लेना डाउनलोड। चलिए वापस आ जाते हैं चैप्टर पर। अब जस्ट एज फूड फॉलोज अ स्पेसिफिक पाथवे, जैसे हमने ये पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे कि जो खाना है वो स्पेसिफिक एक पाथवे फॉलो करता है, एक रूट है, एक रास्ता है, ये यहाँ से गुजरते हुए फिर यहाँ जाएगा, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में वो गुजरता हुआ कैसे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जाता है। हमने ये पूरा डिटेल में स्टडी किया, पढ़ा। ऐसे ही अब जो हमारी रेस्पिरेशन होती है, जो ब्रीदिंग होती है, इसका भी एक पाथवे, एक रास्ता होता है पूरा। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, इस पूरे पाथवे को हम पढ़ेंगे, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ गए। चलिए
चलिए ऐसे ही हमारे ब्रीदिंग के लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक तरीके के पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं, ठीक है। सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज शोन इन फिगर, आप ये फिगर देख रहे हैं 9.8, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम, ठीक है। आपको यहाँ इजी है पढ़ना समझना, इसलिए आपको दिया गया है कि भाई रेस्पिरेटरी पाथ देखो, नोज से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए, देखो फिर ये यहाँ ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ जाती है एयर, अब यहाँ कुछ आपको एल्वेओलाई मिलेंगे और यहाँ डायफ्राम होता है, इन सब का रोल है। अभी पता चलेगा, डिटेल में बताएंगे हम आपको कि क्या रोल है। पहले हम यहाँ जाते हैं वापस। सो यहाँ पर बहुत सारे आप पार्ट्स देख रहे हैं जो गैसियस एक्सचेंज को में हेल्प करता है बेसिकली थ्रू अ स्पेसिफिक पाथवे एडिंग इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एज एयर। सो मतलब इसी वजह से क्या पॉसिबल हो पाती है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, और जो एयर होती है उसको इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं इन्हीं सारे पाथवे की मदद से। तो सबसे पहला पाथवे क्या है, जैसे ही हमने सांस ली, एयर खींची बाहर से, यानी ब्रीद इन करा या इनहेल करा, ठीक है, इस तरीके से। सो अभी क्या हुआ, द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद अ पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग। तो सबसे पहले कहाँ गई वो एयर, वो हमारी ये जो नोज की ओपनिंग होती है, इससे हमने सांस खींची ना, इस तरीके से। तो यानी नोज हमारा पहला रास्ता है, नेजल ओपनिंग्स, इसको हम छेद, ये जो नोज के होल्स होते हैं इनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर, यहीं से इनहेल कर रहे हैं और एट द एंड यहीं से एक्सहेल भी कर रहे हैं, यानी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कहाँ से, नाक से, ठीक है। तो ये हमारा मेन और सबसे पहला पाथवे हो गया, पैसेज हो गया। अब इसके बाद जो ली हुई एयर है जो नाक से, नॉस्ट्रिल से, नोज के इन होल से अंदर गई, तो एक रास्ता आता है, ठीक है। ये कैसा रास्ता है, ये है पासेज इनटू अ पेयर ऑफ स्मॉल पैसेज, पेयर है भाई क्योंकि दो नॉस्ट्रिल हैं, इस तरीके से। अब वो एक ही रास्ते में जाकर जुड़ जाएगा आगे जाके। ये जो अभी जा रहा है यहाँ से, इसको नेसल पैसेज बोलते हैं, ठीक है। Have you noticed tiny hair inside your nostrils? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप सबके अंदर नॉस्ट्रिल्स में छोटे छोटे से बाल होते हैं, हेयर होते हैं, इस तरीके से। किसी किसी के बाल भी ऐसे निकलते हुए दिखते होंगे, अंकल वगैरह, किसी के भी दिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इनका रोल क्या है, क्यों होते हैं हमारे नाक में ये बाल? तो ये जो बाल होते हैं, ये हेयर होते हैं, अलॉन्ग विद द म्यूकस, साथ ही साथ कुछ म्यूकस भी, कुछ लिक्विड भी होता है ना, जिससे गीला फ्लूइड, गाढ़ा, जिसको आप नोजी भी बोल देते हो कभी कभी, ठीक है। तो एक म्यूकस भी होता है, कुछ गीलापन, नमी होती है अंदर, बाल होते हैं जो हेल्प करते हैं बाहर से आई हुई डस्ट को, डर्ट को और कुछ कुछ बैक्टीरिया को भी यही के जो बाल हैं रोक लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और अच्छी प्यूरिफाइड एयर को अंदर जाने देते हैं, ठीक है। दैट इज वाई, दिस इज वाई वी शुड ब्रीद थ्रू दी नोज एंड नॉट थ्रू दी माउथ। इसी वजह से हमें मुंह खोल के सांस लेने के बजाय नोज से ही ब्रीद करना चाहिए, ऐसे नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, क्यों, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। नोज से क्या होता है, वो थोड़ी फिल्टर होकर एयर अंदर जा रही है। अब फ्रॉम दी नेसल पैसेज द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू दी विंड पाइप। अब नोज के बाद, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज आया और नेजल पैसेज के बाद यहां अंदर से विंड पाइप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। जैसे फूड पाइप को हम ईसोफेगस बोलते हैं, ऐसे ही हम विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब इसी के साथ। सो नेक्स्ट, द विंड पाइप जो कि ट्रैकिया है, फॉर्म्स टू ब्रांचेस, वो दो ब्रांचेस ऐसे, ये देखो, ये इसको कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। अब इसके बाद ये देखो, यही जो विंड पाइप या ट्रैकिया है, ये डिवाइड हो रहा है ब्रांचेस में, ठीक है, दो ब्रांचेस में। ये जो दो ब्रांचेस हैं देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स जो है, ये दो ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। अब देखो यहाँ से गौर से आप देखिए इस पिक्चर में, तो ये देखिए दो, ये जो ट्रैकिया है ये ऐसे दो भाग में डिवाइड हो गया है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। इसको एक, अगर हम एक साइड से पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे, यानी वन डिवीजन को ब्रोंकस बोलेंगे और दोनों को मिला के बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। और इसके बाद देखो, इसकी और भी छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस डिवाइड हो गई हैं इस तरीके से। तो ये होती हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स,
समझ आ गया। ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स। अब इसके एंड में कुछ यहाँ पर बिल्कुल गोल गोल सा छोटा छोटा जो एंड पार्ट आ जाएगा उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये देखो ये ठीक है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। चलिए, सो अब होता क्या है, यहाँ वही लिखा है। सबसे पहले विंड पाइप है, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, जो कि दो लंग्स के अंदर एंटर कर रहे हैं दोनों ब्रांचेस। फिर उन ब्रांचेस की भी और फर्दर ब्रांचेस हो रही हैं, छोटी से छोटी पतली पतली सी, वो ब्रोंकियोल्स होते हैं। और उन ब्रांचेस के एंड में छोटे से स्मॉल बैलून की तरह थैले जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, इस तरीके से ये होते हैं एल्वियोलाई। एंड आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। और जो हमारे लंग्स होते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा रिब केज को हटा के एक विजन दिया हुआ है, अदरवाइज हमारे लंग्स में ऊपर रिब केज लगा हुआ होता है और वो कवर्ड, ढके हुए होते हैं, प्रोटेक्शन मिली हुई होती है हमारे लंग्स को। हमारे ऑर्गन जो है लंग्स, उसके ऊपर क्या होता है, रिब केज होता है। देखो यहाँ पर बनी हुई है, आप यहाँ से देखेंगे ये डायग्राम। अब ये इतना डिटेल तो आपको बताया नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। ये सबसे ऊपर यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस होता है, ये लैरिक्स होता है जिसको हम अपना वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर ये विंड पाइप हो गया जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। और इसके बाद ये डिवाइड हो रहा है, देखो दो तरफ, ये है ब्रोंकाई, ठीक है। ये देखो ब्रोंकस एक है, एक को हम बोलेंगे तो ब्रोंकस यानी सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई। अब इसके बाद ये और सब डिवीजन यानी और छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। ये देखो ये ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा सबसे छोटे जो एंड में गोल गोल ये बैलून के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई, ठीक है। अब हमारे पूरी बॉडी में फ्लूइड होता है, मोस्टली हर ऑर्गन में अलग अलग जगह, और उसी नाम से, मतलब उस ऑर्गन के ही कुछ सिमिलर नेम से हम उस फ्लूइड को बोलते हैं। तो अब जो लंग्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, और जो मेम्ब्रेन, जो लेयर इसके ऊपर बनी हुई होती है, उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। खैर ये सब अभी हमें नहीं देखना है। अब इसके नीचे बस आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लंग्स के जस्ट नीचे ये होता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इस एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले साइंस एंड सोसाइटी पर आ जाते हैं। वाइल अ लॉट ऑफ डस्ट इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, ठीक है, बहुत सारी डस्ट फिल्टर हो जाती है, ठीक है, हमारी जो हमने एयर इनहेल करी है उसकी। सो ऑफन सम इन्फेक्शन पार्टिकल्स कैन गेट थ्रू द लंग्स, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कब हुआ था, ऐसा हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। यही हो रहा था कि भाई वो जो वायरस था उसको नहीं पकड़ पा रही थी नोज, जो फिल्टर नहीं हो पा रहा था, वो इन्फेक्शियस जो एजेंट था वो हमारे लंग्स में जा रहा था हमारी इनहेलेशन के साथ, और फिर उससे हमें क्या हो रहे थे, अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डिसऑर्डर्स हो रहे थे। सीधा SARS-CoV-2 वायरस था वो, जो अफेक्ट कर रहा था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही थी, हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही थी, सीरियस लंग इश्यूज हो रहे थे, ठीक है। चलिए, समझ आ गया ये। तो यानी कोविड-19 जो है उसमें क्या हो रहा था, उसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे थे, हमारे रेस्पिरेशन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक बढ़िया सी एक्टिविटी करी हुई है, एक मॉडल आपको बनाना है जो बिल्कुल लंग्स जैसा काम करेगा। तो कैसे बनाएंगे, आप खुद भी इसको बना सकते हैं, फटाफट से देखेंगे कैसे बनेगा ये। तो आपने एक चौड़ी सी वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, एक लिड के साथ रिमूव कर देना है उसके बॉटम को, यानी काट देना है आपको नीचे का उसका बॉटम। अब करना क्या है, एक होल बनाना है आपको, जो लिड होगा बॉटल का ऊपर यहाँ पर एक होल बना देना है इस तरीके से, और एक आपको वाई शेप हॉलो ट्यूब लेनी है, जैसे आपको इस तरीके की, ये देखिए ऐसे वाई शेप की हॉलो खोखली ट्यूब लेनी है, ठीक है। या फिर आप स्ट्रॉ से दो स्ट्रॉ को जो है, एक स्ट्रॉ को काट लो बीच से, और फिर जो एक लंबी स्ट्रॉ है उससे इस तरीके से वाई शेप में नीचे जाके चिपका दो, कुछ भी ऐसे जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वाई शेप की हॉलो ट्यूब आपको चाहिए होगी। फिक्स 2 डिफ्लेटेड बैलून्स टू द फॉक्ड एंड ऑफ द ट्यूब। अब ये जो इसके दो फॉक जैसे दो एंड निकले हुए हैं, यहाँ आपको 2 बैलून फिक्स कर देने हैं, फुस वाले। ये तो एक
ऐसे देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको ऐसे बैलून जो हैं दो वो अटैच कर देने हैं। अब आगे क्या करना है, सिक्योर देम विद रबर बैंड टू मेक देम एयर टाइट। अब आपको इस पे रबर बैंड लगा देनी है, सिक्योर कर देना है, किस लिए कि भाई ये एयर टाइट हो गए हैं, ये मेक श्योर करने के लिए। सो इंसर्ट द स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू द लिड फ्रॉम ओपन बेस ऑफ द बॉटल एंड सील द लिड विद क्ले टू मेक इट एयर टाइट। अब ऐसे ही आपको यहाँ इस एरिया को भी एयर टाइट करना है, तो आप उस लिड के आसपास क्या करेंगे, एक क्ले लगा देंगे। क्ले से क्या हो गया, अब वो एयर टाइट बन गया है। सो टू ओपन बेस, जो नीचे का ओपन बेस है उसमें आपको एक पतली सी रबर की शीट अटैच कर देनी है और उसको उसमें एक बड़ी सी यहाँ पर इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से यहाँ एंड में एक रबर बैंड लगा देनी है और इसको भी एयर टाइट टाइप का ही कर देना है। चलिए अब करना क्या है, ये जो रबर थी पीछे ये वाली, इसको ऐसे खींचना है, ठीक है, इस तरीके से खींचना है। तो आप ऐसे इसको स्ट्रेच कर देंगे, ये जो ये एक्टिविटी हो रखी है ये वाली पिक्चर में ऐसे ही स्ट्रेच करना है। जब ये स्ट्रेच होगा तो आप खुद देखोगे इस तरीके से आपको कुछ नजर आएगा कि वो जो फुस बैलून है वो फूलने लग गए हैं। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने ऑब्जर्व यही किया कि भाई वो जो बैलून्स हैं वो फूलने लग गए हैं। नाउ रिलीज द रबर अपवर्ड एंड ऑब्जर्व द बलून। वही की इस तरीके से खींची और वापस छोड़ दी। तो जब आपने खींच के वापस छोड़ दी तो वो फिर से, अब आप वो बोल रहे हैं आप क्या चेंजेस देख रहे हो बैलून में, तो ये चेंजेस हम देख रहे हैं कि जी वो क्या हुए, वो फुल हो गए, ठीक है। तो क्या चेंजेस आपने देखे कि भाई अब ये वही वो फूल गए। सो व्हेन यू पुल द रबर शीट डाउनवर्ड द बलून इन्फ्लेट। आपने ये देखा कि जब आपने उस रबर बैंड को इस तरीके से नीचे खींचा तो वो फूल गए, जब आपने वापस छोड़ा तो वो वापस पिचक गए, ठीक है। सो कन्वर्सली व्हेन यू रिलीज द रबर शीट अपवर्ड द बलून डिफ्लेट, ठीक है। जब आप नीचे खींचोगे इस रबर बैंड को तो ये फूल जाएंगे और जब आप इसको वापस छोड़ दोगे तो ये फिर से फुस हो जाएंगे। इस तरीके का आप एक प्रोसेस देखोगे जो चल रहा होगा। सो व्हेन यू इनहेल, इसी तरीके से हमारे लंग्स भी काम करते हैं, ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। तो जब हम इनहेल करते हैं यानी ऑक्सीजन रिच एयर अप इनसाइड लेते हैं तो जो हमारी चेस्ट होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। एज रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, जो हमारे रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ निकल आते हैं, इस तरीके से बाहर, ठीक है। एंड द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स, और जो ये हमारा डायफ्राम होता है ये नीचे चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से रिब्स ऊपर आ गए, डायफ्राम क्या हुआ, नीचे चला गया। एंड वो नीचे वो क्यों गया है, नीचे क्यों चला गया, वो नीचे इसलिए चला गया क्योंकि इससे क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जगह ज्यादा मिल गई। सो इंक्रीजिंग चेस्ट स्पेस फॉर एयर टू एंटर लंग्स, इससे क्या होता है, चेस्ट में स्पेस ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो हवा को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा एंटर करने के लिए लंग्स में। सो व्हेन यू एक्सहेल रिब्स मूव डाउन, जैसे हम सांस को छोड़ेंगे तो रिब्स अपनी जगह पर आ जाएंगे और जो डायफ्राम होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। यानी अभी वो जब हमने इस तरीके से इनहेल किया तो जो डायफ्राम है वो नीचे चला गया है और उसने जगह दे दी है एयर को अंदर आके फिट होने के लिए, मतलब इंक्रीज कर दिया एरिया। अब जैसे ही हमने सांस छोड़ी इस तरीके से तो अब जो भी चीजें हैं वो अपनी पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे वापस चली गई, जैसे कि रिब्स भी वापस डाउन पीछे को हो गए, अंदर को हो गए, और जो हमारा डायफ्राम था वो भी वापस अपनी जगह पे ऊपर आ गया। अब ऊपर आया उसने तो उसने जो है जगह कम कर दी तो उसने क्या किया, मतलब इस तरीके से कोई चीज ऐसे ऊपर आई अपनी जगह बना रही है तो दूसरी चीज को तो पुश करेगी ना, तो डायफ्राम इस तरीके से अब एयर को कर रहा है पुश। तो अब जो वेस्ट वाली एयर है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हो गई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी अभी तो ऑक्सीजन ली थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन गई और कैसे बाहर निकल गई, तो वो भी अभी आएगा। सो व्हाट डू दी बलून्स इन द मॉडल मेंशन इन फिगर 9.9 रिप्रेजेंट। तो भैया ये जो आपने एक्टिविटी जो अभी करी, जो मॉडल बनाया, इससे आप मतलब क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आप इससे देर से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, और रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेम ये जो इनहेलेशन
इंस्पिरेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस है, रबर शीट हमें वो बता रही है। रबर शीट क्या है? रबर शीट एज अ डायफ्राम काम कर रही है, ठीक है। डायफ्राम जैसे कि रबर शीट को नीचे खींचा तो क्या हुआ, यहाँ पर जगह बहुत ज्यादा हो गई एयर के आने के लिए, तो एयर यहाँ इकट्ठी हो गई और ये फूल गए बैलून भी, और यहाँ जगह मतलब हवा को मिल गई। अब जैसे ही रबर शीट को वापस छोड़ा तो अब जो एयर है उस पर प्रेशर पड़ा, पुश करा उसको इस रबर ने, और वो एयर बाहर निकल गई, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे जो लंग्स हैं काम करते हैं, जो रबर शीट है एज अ डायफ्राम यहाँ पर काम कर रही है इस मॉडल में। द बलून्स रिप्रेजेंट द लंग्स एंड द रबर शीट रिप्रेजेंट द डायफ्राम। चलिए आगे, अब साइंस एंड सोसाइटी। सो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी लाइफ। अब जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, उससे हमारी लाइफ बहुत हेल्दी रहती है, क्योंकि हमारे लंग्स भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। सो भैया ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि कौन सी होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में, इंडिया में इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, वर्ल्ड वाइड ये पूरा फैला हुआ है, सेंचुरीज से ये चलता आ रहा है। सबसे फेमस इसमें क्या होता है? प्राणायाम होता है, जो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ योगा वी कैन से, ठीक है। सो ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है एज वेल एज नोन फॉर इंप्रूविंग रेस्पिरेटरी हेल्थ। सो भैया ये हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, साथ ही इसका साथ हमारा फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा करती है। अब लद्दाख में जो लोग हैं वो टुम्मो ब्रीदिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो सेम हमारे लंग्स के फंक्शन को इंप्रूव करती है, बॉडी को वार्म रखती है कोल्ड वेदर में भी। सिमिलरली डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी यूज होती हैं प्रमोट करने के लिए हमारी अच्छी सेहत के लिए, ठीक है। तो सम ट्रेडिशंस कंबाइन डीप ब्रीदिंग, कुछ ट्रेडिशन में डीप ब्रीदिंग को कंबाइन किया जाता है चैंटिंग के साथ, जैसे ओम या कुछ भी ऐसे मंत्र वगैरह चैंट कर रहे हैं और डीप ब्रीद कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो ये कल्चरल भी हो गया और ये हेल्दी भी हो गया हमारे लिए। यूजिंग रिदमिक ब्रीद, ठीक है, रिदमिक ब्रीद कंट्रोल करते हैं टू एनहांस रिलैक्सेशन, किस चीज को बढ़ाने के लिए? हमारे बॉडी में रिलैक्सेशन और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए भी ये चीज करी जाती है। ये बहुत ही पीसफुल होता है, शांतिजनक होता है, आरामदेह होता है। इस तरीके से ये देखो बाबा रामदेव बड़े फेमस हुए थे इस चीज के लिए एक समय में, अभी तक भी हैं भैया। वो अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरीके की चीजें लेकर आए थे, ठीक है। ये देखो ये तुम्मो प्रैक्टिस है, ठीक है, और ये है प्राणायाम, ठीक है। सो इसी के साथ अभी के लिए यहीं तक था इस वीडियो में। अब बस एक इस चैप्टर का आखिरी पार्ट रह गया। आई होप कि अब तक आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज।